नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन हिंद न्यूज़ के शो कौन बनेगा एमएलए में। यहाँ हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो स्टेबल हैं, जिन्होंने जीवन भर सेवा के क्षेत्र में अपना काम किया है और अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन आज का शो थोड़ा अलग है। आज के शो में हमारे साथ हैं प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी पिछले 15 साल से 20 साल से, हाँ गलती हो गई मुझसे वासुदेव देवनानी पिछले 20 साल से अजमेर उत्तर से एमएलए के पद पर हैं और इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। हम अनौपचारिक रूप से एक तरह से शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी देर से डिस्कशन चल रहा था, तो शुरू करते हैं। देवनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझसे गलती हो गई, मैं 15 साल बोल गया क्योंकि आजकल पूरे शहर में सिर्फ यही बात सुनने को मिल रही है कि 20 साल से कोई है, 20 साल से कोई है, 15 साल से, मतलब एक कन्फ्यूजन की, मतलब लोगों में एक रेजिस्टेंस सी पैदा हो गई है और लोगों को लगता है कि अब बदलाव होना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है? राजनीति एक सेवा का माध्यम है। हाँ, ये पद नहीं है, दायित्व है, और जिसको व्यक्ति लगातार उस भाव से करता है। बदलाव की आवश्यकता वहाँ अनुभव होती है जहाँ व्यक्ति या तो काम नहीं करता हो, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता हो, या उसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाले दाग का कोई चिन्ह आता हो। मैं सोचता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के पीछे आम जन 3 अपेक्षाएं करता है। एक, वह सरल, सहज और सुलभ उपलब्ध हो। दूसरा, उसके ऊपर कोई दाग न लगे। तीसरा, वो लगातार लोगों के बीच के दुख सुख में आता रहे, मूविंग करता रहे, उनसे मिलता रहे और उनके कठिनाइयों के समाधान में ईमानदारी के साथ प्रयास करे। मैं समझता हूँ इसका लगातार, और वह व्यक्ति यही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और जिसकी जनता की नब्ज पसंद हो। जो बचपन से ही मैंने कहा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ और 30 वर्ष तक विद्यार्थियों में काम किया है। विद्यार्थी परिषद में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के काम किया है और उसका 20 साल से राजनीति में हूँ। तो लगभग 50 वर्ष राजस्थान के कोने कोने में मेरा जाना हुआ है। उस नाते कहाँ की क्या समस्याएं, उसके समाधान में सहभागी बना हूँ। और जहाँ तक बैकग्राउंड की बात है, मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल बना, तो विद्यार्थियों के बीच में भी रहा। इस तरह हमेशा युवापन मेरे साथ जुड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद में युवा, कॉलेज में भी युवा। तो मेरा अभी भी, मैं तो अपने आप को सोचता हूँ कि मैं दिन में मोदी जी से प्रेरणा लेकर के, और मैं 15-16 घंटे अभी भी लगातार काम करता हूँ। 16 घंटे आराम से। आराम। आप मुझे एक बात बताओ, फिर भी मैं आपकी, देखिए मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल, और इन दोनों शहर में यही है ना, दोनों पार्टियों में भीड़ लग गई है, ढेर लग गया है दावेदारों का। कांग्रेस के पास तो चलो बहुत सालों से विधायक यहाँ है नहीं, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में भी एक तरह से ढेर सा लग गया है ना। और लोगों में ये है कि साहब, अब उस दिन जाजम कार्यक्रम जो इन दोनों आयोजित किए जा रहे हैं, दूसरे चैनल्स पे भी चल रहे हैं। उन चैनल्स के माध्यम से भी जब हम वहाँ गए तो ये देखा जा रहा है हर समाज के लोगों में ये है कि साहब 20 साल से सिंधी समाज का ही विधायक क्यों? तो आप मतलब मेरी पूरी बात, पहला सवाल, सिंधी समाज का विधायक क्यों? दूसरा सवाल, क्या आप ये मानते हो वाकई सिंधी समाज की वजह से आप जीत रहे हो? मैं सिंधी हूँ, मुझे सिंधी होने का गर्व भी है, लेकिन मैं सभी समाजों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस आधार पर जो मोदी जी का है, उस नाते मैं काम कर रहा हूँ। और मैं आज भी सभी समाजों से उतना ही स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मुझे मिलता है जितना अपने समाज से भी मिलता है। लेकिन समाज निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी समाज का तो अंग हो गई। लेकिन यह केवल समाज अपने जगह महत्व रखता है। लेकिन आज जैसे उदयपुर है, उदयपुर में गुलाब जी मेरे 9 बार से विधायक थे, तो ये थोड़ी वो जैन समाज के केवल थे, लेकिन वो सभी समाजों को लेकर के रहते थे। हर समाज का, राजेंद्र राठौड़ लगातार 35 साल से चूरू से विधायक हैं, कालीचंद सराफ विधायक हैं, और इससे बड़े बड़े लोगों में नाम नहीं लिया तो बड़े बड़े लोग भी कोई 5 बार, कोई 8 बार, कोई 9 बार से हैं। तो यह कई बार उनके अनुभव का लाभ
उस क्षेत्र को मिले और उसके अनुभव के लिए ही व्यक्ति दोबारा कई बार पार्टी उनको चांस देती है, नहीं असली निर्णय पार्टी करती है। यूँ यदि विभाजन करेंगे तो 200 विधानसभाओं में ही सारे समाज लेते हैं रहते हैं, हर समाज हर जगह अपेक्षा करता है कि उसके व्यक्ति को टिकट मिले। यह सोचना कहना उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सबका लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अपेक्षा रखना, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बने वो सभी समाजों को साथ लेकर के बने, इसकी आवश्यकता होती है। और मैंने इसका आप भी ये मानते हो कि मतलब सिर्फ सिंधी समाज के वोट से काम नहीं चलता? मैं कहता हूँ सिंधी समाज का भी रोल है, लेकिन सिंधी समाज के साथ साथ बाकी समाजों का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। और सारे समाज लोकतंत्र में हमारे अंग हैं और मैंने सभी समाजों के लिए सेवा की है। कोई एक समाज नहीं कह सकता कि देवनानी जी ने हमको पूछा नहीं। अभी भी उधर जैन समाज के हर कार्यक्रम में जाता हूँ, वैश्य समाज के हर कार्यक्रम में जाता हूँ। अब जैन मुनि आए थे, उनके साथ पैदल वो लोग यात्रा शोभा यात्रा चल रही थी, उनके साथ मैं भी नंगे पाँव उनके साथ भी चला। चेटी चंद में पूरे जुलूस में साथ चलता हूँ। वैश्य समाज का आता है तो उसका भी बराबर स्वागत है, उनके साथ भी मैं अपना विधान कर। मैं जनप्रति के नाते सारे धर्म सारे संप्रदाय हमारे हैं, हम सबका सिंधी भाषा है। मैं सिंधी भाषा में जन्म लिया है, सिंधी हूँ और सिंध का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है, अजमेर का इतिहास भी गौरवपूर्ण है, राजस्थान की भी रहा है। सबको सम्मान पूर्वक मैं आगे बढ़ता हूँ। जहाँ एक हाँ बोलिए। जहाँ तक 20 साल की बात कहते हैं, मैंने उसका भी उत्तर दे दिया। भाई एक मोटी चीज़ देखिए, जो ये तो चलो इसका मतलब आप खुद भी मानते हैं कि किसी एक समाज के वोट से कभी कोई एमएलए नहीं बनता या कोई जीतता नहीं, और जीतने के बाद सबका है ना। तो पहला आरोप तो ये खारिज हो जाता है लोगों का कि सिर्फ सिंधी समाज के वोट देवनानी जो है स्टेबल हैं और सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। लेकिन समाज उतना महत्व, समाज को महत्व देता हूँ, समाज मेरे लिए आदरणीय है। हाँ, तो एक दूसरी चीज़ जो इन दोनों बड़ी खुल के सामने सुनाई दे रही है, देखिए क्योंकि 20 साल से आप ही रोल में हैं, आप ही जो है अजमेर शहर का रादर नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये सुनाई देती है लोगों में कि 20 साल में, कल भी मैं जैसे बैठा था एक जगह तो लोगों ने पूछा आपके पास अगर विधायक जी आए तो उनको कहिएगा 20 साल में आपने क्या किया, ये जरूर पूछें। 20 साल में आपने क्या दिया इस शहर को, अपना भी तो एक असेसमेंट होता है। लोग तो असेस करते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह से चैलेंज फेंके तो आप अपनी उपलब्धियां 20 साल की आप बताना चाहें, 20 साल का योगदान तो वासुदेव देवनानी का। हमेशा योगदान व्यक्ति के साथ साथ पार्टी और सरकार का भी होता है, व्यक्ति उसका अंग है। लेकिन उस नाते भी मैंने सबसे पहले जब विधायक बना तो मैंने यहाँ पे अजमेर में पहले पूरे उत्तरी भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वो अजमेर में खोला, जो आज भी वहाँ पे बना हुआ है। यह सबसे बड़ा पहला योगदान था। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपका? हाँ, पूरे उत्तरी भारत में पहला बना। उत्तरी भारत में केवल राजस्थान का नहीं, वो पहला बना। अब इसको किसी को शायद पुरानी बात हो गई, कुछ को याद होगी, कुछ को ये तो रिकॉर्ड में है। और दूसरी बात आगे बढ़ेंगे तो अजमेर के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने विकास के काम हुए हैं लगातार, और शिक्षा विभाग की हालत, 2 बार मंत्री रहा, शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन, यानी जब शिक्षा का भार लिया तो 26वें नंबर पर था, आज वो मेरे प्रयत्नों से मेरी सरकार से दूसरे नंबर पे आ गया। उसमें यहाँ के जितने स्कूल से उनकी स्थिति का सुधार किया, नए नए पाठ्यक्रम जुड़ाए, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा वीर वीरांगना नहीं रहा जिसका पाठ मैंने नहीं जुड़ा हो। इवन आपको जो ना महाराजा ढार सेन ये जो बात करते हैं ना, और हेमू कालानी के पाठ मेरे समय ही पाठ्यक्रम में जुड़े, जब राजस्थान का पूरा समाज पढ़ता है। आज जैसे मेजर दलपत का मैंने अभी बताया, वो महाराजा धार सेन और हेमू कालानी का पाठ राजस्थान के पाठ्यक्रम में नहीं था, राजस्थान शिक्षा जो मैंने जुड़वाया, जो आपने जुड़वाया। उसके बाद संतों में आ जाओ तो संत कंवर राम, मास्टर चंद्र उमा, क्या ये अपना उदासीन के पंथ के चंद्र भगवान और संत टेमुराम, इनके पाठ भी जुड़वाए। अच्छा, और साथ में आज है पाठ्यक्रम, आज है। किस कक्षा के? ये 6ठी 7वीं 8वीं में, 6ठी 7वीं 8वीं में है, राजस्थान बोर्ड की किताब है, इसलिए अपने आप में उपलब्ध है। इसके बाद अजमेर में यदि समाज की बात करें तो सिंधु शोध पीठ, जो केवल राजस्थान में अजमेर में, उसे केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपए लाया, 1 करोड़ यूनिवर्सिटी से लिया, 2 करोड़ के कॉर्पोरेट फंड से चल रही है।
तो ये तो एक शिक्षा का सीधा। अन्य स्कूल स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वीकेंड मैंने उसके अंदर रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए। यानी एक एक चीज़ को गिनाऊंगा तो शायद यहाँ बहुत बड़ी बात होगी। उसके आगे बढ़ो, जिसमें आज का जो चर्चा का मुद्दा आगे बना है, ये अन्ना सागर की झील एक कचरा पात्र बनी हुई रहती थी। आज उसके चारों ओर पाथवे बना, पाथवे में गड़बड़ की है, जिसको उसका कैचमेंट एरिया कम करके और इन्होंने अफसरों ने गड़बड़ की है, लेकिन आज कम से कम पाथवे तो बना है। लोग घूमते हैं 8.5 किलोमीटर का, जो अजमेर में कहाँ था। भाई लोगों का ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चीज़ बात चली थी। लोग तो उल्टा इसको, मतलब आपकी अपनी पार्टी के लोग भी, सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी पार्टी के या विरोधी लोग है या आम लोग, आपकी अपनी पार्टी के लोग भी इस पाथवे और ये जो एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड रोड नहीं, पाथवे और ये क्या है वो 7 वंडर्स है, इन सब का विरोध करते हैं। 7 वंडर का तो मैं भी विरोध करता हूँ। जब ये कुछ नहीं कर रहे थे तो मोदी जी ने उनको मतलब क्यों करते हैं आप विरोध? नहीं, वो कह रहे हैं स्मार्ट सिटी हाँ। ये बना, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने शुरुआत की, लेकिन संयोग से सारा इसका इम्प्लीमेंटेशन इस कांग्रेस सरकार के समय हुआ। इन्होंने आते ही हम दोनों जनप्रतिनिधियों को उससे हटा दिया, गवर्निंग बोर्ड से हटा दिया, और अफसरों ने मनमानी उसमें करते रहे। उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी हुआ। इन्होंने जो मूल नहीं था, 7 वंडर्स मूल उसमें स्मार्ट सिटी में नहीं था, मूल स्मार्ट सिटी में नहीं है, तो इन्होंने बना दिया। नहीं तो आपने बनने क्यों दिया? आप विधायक थे, विरोध किया ना, विरोध करने पे नहीं, जब बन रहा था तब तो आपके कोरम में होगा ना। ऐसा तो है नहीं विधायकों की स्वीकृति या उनके दस्तखत के बिना बन नहीं है, कोई दस्तखत नहीं है। कोई बता देना 7 वंडर से मेरे दस्तखत हो तो, हमारे कहीं कोई साइन नहीं है। तो मतलब इन्होंने ये प्रोटोकॉल तोड़ के इस तरह से शुरू किया एलिवेटेड रोड पे। तो ये बात आप उस समय विधानसभा में उठा सकते थे। उठाई ना, वहाँ के आप उठा के देख लो ना, हमने विधानसभा में उठाई। यहाँ की जो एक आध मीटिंग हुई, कलेक्टर के राइटिंग में दिया है, उठाया है। लेकिन यह सरकार जो मनमानी पे उतरी थी, भ्रष्टाचार अफसरों पे डिपेंडेंट थी, और उसका मैं दोष कांग्रेस को इसलिए दूंगा कि कांग्रेस सरकार अस्थिर सरकार रही। ये केवल अपनी कुर्सी बचाने में रहे, सचिन पायलट को कैसे निपटाया जाए, तो नीचे प्रशासन क्या कर रहा है या अजमेर की समस्याएं क्या हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सुभाष उद्यान देखो, अब ये एलिवेटेड रोड में भी इन्होंने बाद में कुछ परिवर्तन किए, तो एलिवेटेड रोड भी आज अजमेर की सौगात तो मानेंगे। उससे कुछ समस्या का समाधान हुआ है, हम होते तो इसको और बेटर वे में लाते। लेकिन अजमेर के लिए आज तक कौन सब बड़े शहरों में एलिवेटेड रोड है, अजमेर में तो नहीं था। नहीं तो इतना काम होने के बाद भी अभी जब ये बिपरजॉय तूफान आया, आपने सड़कों का हाल खुद देखा। आप खुद भी रात पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में घूमे हैं, आप और कलेक्टर साथ थे, और लगभग शहर के सारे जनप्रतिनिधि इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि इतने खर्चा होने के बाद भी ये स्थिति पैदा हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन। मैंने इनको 10 बार लिख के दिया है कि अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारो। उससे 50 करोड़ का इनका लगभग एस्टिमेट था, इन्होंने उस पर खर्च नहीं किया, वंडर और पता नहीं ऊपर चीज़ों पे किया। अभी चिट्ठी रिकॉर्ड में यदि कलेक्टर निकालेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम का मेरी लिखी हुई है। तो जब तक ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा, और फिर धड़ाधड़ जिस प्रकार से निर्माण के काम हुए हैं, उसका देखो, पानी बरसात आएगी, पानी तो बरसेगा तो पानी को निकास तो चाहिए। यदि आप निकास की व्यवस्था नहीं करोगे तो ये हाल होंगे। उस हाल में हम उस समय राहत के लिए सब कुछ कर सकते हैं। राहत आप आपदा के समय कह रहे हो, आपदा के समय तो आज मैं इनको सबको कहता हूँ, जब कोविड आया तो कोविड में दोनों साल हर मोहल्ले गली में घूम करके सहायता पहुँचाने का, और मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं, मैं अभी लाया नहीं, मैं पूरे सेवा में कहीं पीछे नहीं रहा। हमेशा पूरे जहाँ पे जो चीज़ चाहिए उसको उपलब्धि की, चाहे हॉस्पिटल की चीज़ हो, चाहे अन्य दूसरी चीज़ हो, हमने पहुँचाने का श्रेय किया। तो सेवा तो हमारे मूल रूप में जीवन में है, उस आधार पर सेवा करने का। मैं कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, कोई अंगुली नहीं उठा सके, कैसे सेवा के कारण ही। यदि नहीं तो आज तक जितने एमएलए आए, या तो मिलने के लिए पीए को स्लिप चाहिए, उसको भेजते हैं, या फिर उस पर लोग अंगुली उठाते हैं कि परेशान करता, व्यापारी को परेशान किया, या इससे पैसे लिए दुनिया भर के। और मैं तो शिक्षा विभाग जैसे में रहा, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा ईमानदार तो चाहिए। और सेवा में तो काम, मैं तो ये आपका चिकित्सालय चले जाओ, आईसीयू कितना छोटा था, जो इमरजेंसी वार्ड, आज बढ़कर 3.25 करोड़ से आईसीयू बना। ये सामने है। चिकित्सा सुविधाओं में, पानी में भी जिस प्रकार की आज ये अव्यवस्था केवल यहाँ के जिला प्रशासन की है, जिले के अधिकारियों की है। 2018 में तो मैं विधायक था,
जब 2018 में विधायक था, बीसलपुर खाली था, तो हम जनता को पूरा 48 घंटे में पानी दे रहे थे। पानी तो वही था, ये विधायक भी वही था, लेकिन उस समय हमारी सरकार थी, हमारे अधिकारी थे। और आज 2023 के अंदर बीसलपुर पूरा भरा हुआ है और पानी लोग तरस रहे हैं। उसके लिए विपक्ष के विधायक के नाते धरना दे सकता हूँ, प्रदर्शन कर सकता हूँ, मटका फोड़ सकता हूँ, विधानसभा में उठा सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। वो मैंने सब काम किए, इनके कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। तो इसलिए अजमेर के मतलब आप यहाँ का प्रशासन आपको विधायक नहीं मानता, ऐसा नहीं, वो आपका दबदबा नहीं है। ऊपर के कांग्रेस के इशारे पर चल रहा है, पूरी तरह सरकार ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ इस समय यदि कहा जाए राजस्थान में पिछले 4 साल से सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए मेरे सामने आपके सीवरेज की बात करूँ मैं, सीवरेज पे जब मैंने शिकायत की, कलेक्टर ने यहाँ के एक्सीएन साहू को बुला के कहा ये काम कर, नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। उस पर कोई जूं तक नहीं रहेंगे, जूं तक, क्योंकि ये लोग अपने आकाओं से ट्रांसफर करा के यहाँ लाए। इसलिए फिर कलेक्टर की और बाकी लोगों की बात नहीं मानते। यानी प्रशासन तब चलता है जब किसी का कोई आका नहीं है, सिस्टम में योग्यता के आधार पे आओ, वो है नहीं। दूसरा मुझे आप एक बात बताओ, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखिए, ऐसे तो आपका रिपोर्ट कार्ड और आपकी उपलब्धि इतनी अपन बैठ के बात करेंगे खूब हो जाएगा, मोटी बात। एक और सवाल उठाते हैं आपकी पार्टी के भीतर है ना, जब भी बात करो अक्सर कहते हैं साहब 76 वर्ष के हो गए, पूरा उम्र राज कर लिया, सब कर लिया, अब क्या, अब तो जवानों के लिए जगह छोड़िए। मतलब ये बात आपकी पार्टी में लोग, तो हमारे पत्रकार साथी भी अक्सर लिखते हैं कि भाऊ जवानों को भी जीने दो, जवानों के लिए जगह छोड़ो। तो ये इस चीज़ को आप कैसे रिएक्ट करते हो? आपको राज्यपाल नहीं बनना चाहिए, लोग कहते हैं भाई देवनानी जी इतना कर लिया, अब राज्यपाल बन के आराम करें। मैं कहता हूँ लोग क्या कहते हैं, और पर्टिकुलर जो आकांक्षी लोग हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों को उत्तर देने की मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी आपको लगता है, उनको ये कहो कि लोग जो है ना, अभी तो उनकी उम्र 20-25 साल से राजनीति में आ गए। मैंने तो आकर के 56 साल की उम्र में आकर के विधायक, या 54 साल की उम्र में, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर जरूर 74.5 उम्र हुई है। और वैसे तो मेरी 2 साल माता जी ने, जो बचपन में जब आते थे उस समय की उम्र के, छोरी की नौकरी जल्दी लग जाएगी, छोरा आगे मैट्रिक पास लेगा, उसमें तो उम्र होती थी, इसलिए लिखा भी 2 साल ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा लिखा, लेकिन फिर भी उम्र तो जो है सो है। लेकिन आज इन जवानों के साथ मूविंग में कहाँ मेरी कमी है? उनको अवसर, वो भी काम करते रहे, जब पार्टी उचित समझेगी तब देगी। और जनता ने तो लगातार, मतलब लोगों में तो ये हो गया, देखिए मैं बीजेपी के अंदर खास तौर से बता रहा हूँ, आपकी अपनी पार्टी में अंदर तो ये हो गया कि यार दादा है जब तक तो कैसे नंबर लगेगा। आपके सुरेंद्र सिंह शेखावत है लाला बना, वो तो इतने खिन्न हो चुके हैं। मतलब बीच में तो मतलब काफ़ी सुना था कि वो निर्दलीय लड़ लेंगे, हालांकि आएंगे तो मैं पूछूंगा उनसे, उनको भी आमंत्रित करूंगा। मतलब आपकी पार्टी के अंदर ही ये एक परसेप्शन बन चुका है कि अब दादा, कहीं नहीं बना, पार्टी बहुत बड़ी है होगी, लेकिन जीवन में विधायक बनना ही लक्ष्य नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ सही ढंग से, मैं उदयपुर में विद्यार्थी परिषद का 30 साल से राजस्थान में घूमता था, काम करता था। और जब भी चुनाव आते थे तब गुलाब जी या भंडारी जी या जो भी चुनाव लड़ते थे उनका सहयोग करता था। मेरे मन में 1% भी पार्षद बनने की वहाँ नहीं आई कि मैं पार्षद बनूँ, क्यों, राजनीति मेरी कभी रुचि थी नहीं। जब संगठन ने तय किया, मैं संगठन की योजना से आया, मैं अपने हिसाब से चल करके यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया। जब वो लाए तो मेरे बारे में अब भी निर्णय संगठन करेगा कि मेरे को आगे क्या करना है। मैं अपने बारे में कभी सोचता नहीं, मैं 4 बार भी आवेदन नहीं दिया, और अभी संगठन लाए और अभी भी संगठन तय करेगा। इसलिए मैं कहीं किसी भी, न तो किसी के कंपटीशन में हूँ, न किसी के आड़ में हूँ। सब लोग सेवा भाव करते रहें, संगठन की नज़र उन पर जाएगी, लेकिन उसके लिए जो गुण चाहिए, आदमी के गुण में सोबरनेस चाहिए। मैं व्यक्ति से कैसे बात करता हूँ, उसका व्यवहार कुशलता चाहिए। मैं इधर की उधर करता हूँ या पार्टी को कितना समय दे करके सींचता हूँ, यह भी बहुत बड़ा पार्टी के सामने फैक्टर होता है। दूसरा, पार्टी को मैं कितना समय देता हूँ। आज किसने कहा कि पार्टी कितने सारे कार्यक्रम हुए, पार्टी के होते हैं, ये चुनाव के 6 महीने ये आस क्यों जगती है भाई? अब लगातार पार्टी के अंदर काम करते रहो, दायित्व लेते रहो। कई दायित्वों से भी सेवा होती है, जब पार्टी उचित समझेगी तब आपका भी मौका आपको भी मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ जीवन में कोई समय नहीं होती, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, वह स्वस्थ कितना है,
आज भी कई बार मैं जब जाता हूँ तो बाबूगढ़ चढ़ता हूँ तो मेरे कार्यकर्ता तो जवान जान पीछे रह जाते हैं, हम तो आपके सामने चल ही नहीं पाते। अभी भी कहता हूँ 15-16 घंटे काम करता हूँ तो एक जगह से 100-200 किलोमीटर भी आते हैं तो आके लेट जाते हैं। तो जरा मतलब जवानों को चैलेंज है आप, मतलब आपके आप जितना नहीं, मैं चैलेंज किसी को नहीं देता, हर एक को अपना अपना ईश्वर ने योग दिया है। और दूसरा, मैं जब एक चीज़ का उदाहरण आपके माध्यम से दूँ तो शायद उनके ध्यान में आ जाए। बताइए। हमेशा बैंक में जिसका लॉकर है, लॉकर यदि वो एक चाबी अपनी ले जाता है खोलता है तो नहीं खुलता। कभी मैनेजर सोच ले कि मैं एक चाबी अपनी से लगा दूं तो नहीं खुलेगा। जब दोनों चाबी एक साथ लगेगी तो लॉकर खुलेगा। तो जो आदमी की चाबी है वो तो है कर्म, और जो मैनेजर की चाबी है वो है भाग्य। वाह। दोनों एक साथ खुलेगी, आपको अपने आप मिल जाएगा। तब तक आप कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, ईश्वर पे विश्वास करो, जनता पे विश्वास रखो, जनता आशीर्वाद देगी, आप बन जाओगे। और एमएलए एमपी है, आगे आप मुख्यमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, जिसके जो कोई योग होगा वह बनेगा। लेकिन एक दूसरे की बुराई करने से कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करो, विचारों का सम्मान करो, साथ लेकर के चलो, कभी ना कभी जीवन में आगे आदमी बढ़ता है। लेकिन संगठन के अंदर भी कुछ अनुभवी लोगों की हमेशा आवश्यकता होती है। आपने जवानों को कहा, हमेशा 50% टिकट तो भाजपा चेंज करती है, और 50% किसका नंबर आ जाए, लेकिन 10-20% तो अपने अनुभवी और पुराने लोग जो विचारधारा के साथ जिनका कमिटमेंट है, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस विचारधारा को खड़ा किया है, उसके बारे में भी संगठन विचार करता है। उस हिसाब से विचार किया। लेकिन इसमें मैं ही अकेला हूँ ऐसे नहीं, ऐसे कई और लोग होंगे। ये अपने अपने भाग्य की बात है, योग की बात है, उसे मिला है और उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इसमें जनता का, पार्टी का जब तक विश्वास होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ये सेवा करता रहूँगा। भाई वैसे तो यहाँ हमारे शो में लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि साहब आपको पार्टी ने टिकट दिया, हाँ आपको पार्टी ने सपोज टिकट दिया तो आप क्या करेंगे, है ना। लेकिन आपसे यहाँ कुछ उल्टा पूछना पड़ेगा क्योंकि आप करते आए हैं, आप जो करेंगे उससे बेहतर करेंगे, वो उम्मीद है लोगों को। लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे? एक सिटिंग एमएलए से यही पूछना पड़ेगा। मैं हाइपोथेटिकल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। ये निर्णय करना पार्टी का काम है। हाँ। और जो पार्टी कहेगी, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी लाई है, मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना है ये मेरा निर्णय पार्टी करेगी। मैं अपना स्वयं निर्णय नहीं करूँगा, इसलिए मैं उस हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा नहीं। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिर आँखों पे है, और उसके अनुसार आजीवन सेवा करता रहूँगा। और अभी मैं कहूँगा अजमेर में मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड, अभी मैंने कांग्रेस के खिलाफ एक ब्लैक पेपर प्रकाशित किया है। अच्छा। वो भी लाया हूँ, आपके पास है। अच्छा। उसके बाद अगला रिपोर्ट आना, मैंने 20 साल में क्या क्या किया, उसका वैसे तो एक पत्र भेजा था, उसमें पढ़े। मैं सारी बातें गिनाऊंगा तो क्योंकि आपकी समय सीमा है, बाकी मेरे संतुष्ट हूँ कि मैंने शिक्षा क्षेत्र में भी किया, अजमेर के लिए भी जो कुछ भी मेरे संभव था वो मैंने करने का प्रयत्न किया है। लेकिन करने की कोई सीमा नहीं है, आप करते रहो। जनता के प्यार स्नेह जो मैंने जीता है, जब वो पहली बार आया था तो मेरे परिचित यहाँ 2-4 लोग ही थे, और आज जो संगठन शक्ति में नीचे अखंड लोग खड़े हैं बड़ी संख्या में, वो उनका प्यार स्नेह मैंने जीता है। मुझे याद है आप पहली बार आए थे तो मैं आपसे मिला था, ये हिंदू अखबार चलाते थे वरियानी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि देवनानी जी उदयपुर से हैं और आप अपनी मुलाकात पहली बार वही हुई थी। इस चीज़ को हो गए 20 साल, काफ़ी उस समय, तो उससे मैं रेगुलरली देख रहा हूँ और वो कारवां बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, आपने भी देखा होगा। आपके साथ उस समय मेरे ख्याल से 5-6 लोग थे, जब आप आए थे 5 लोग थे, तो वहीं बैठ के बात चर्चा हुई थी। और आज आप 20 साल में जो ग्राफ दिख रहा है वाकई। और दूसरा मैं कह सकता हूँ, सिल्वर जुबली मनाएंगे मतलब आप। मेरे आने से पहले यहाँ पर एक बार कांग्रेस जीतती थी, एक बार बीजेपी जीतती थी। ये हमेशा का पुराना 52 से लेकर का रिकॉर्ड है। और मेरे आने के बाद ये परंपरा देवनानी जीत रहा, टूटी। देवनानी जीत रहा है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। मैं बीजेपी का अंग हूँ, बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी को मैंने कहीं देखी पार्टी के साथ अपने स्वभाव के कारण, अपने विश्वास लेकर के, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा मैंने लोगों का दिल जीता है। और आज मैं सोचता हूँ जो आप कह रहे हो ना, ये जितने लोग हैं ना, जैसे ही पार्टी तय करेगी हम सब एक मुखी होकर के कमल के फूल को खिलाने में सब जुटने वाले हैं। ये तो
प्रारंभ में ये होता ही है। आप देखो पहले ऐसा इस चैनल के माध्यम से मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल उदाहरण, बताइए। बालक कोई होता है हम्म, प्रारंभ में, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वह मूक दर्शक पेरेंट जैसा कहते हैं वैसा करता है। होने के बाद वो परिवार के विकास और परिवार की सेवा में लग जाता है। इस प्रकार मेरा अजमेर एक परिवार है, मैं अजमेर के विकास में लगा हूँ। और राजस्थान में मेरी अहम भूमिका आज भी संगठन की प्रति स्तरीय कई मेरे पास दायित्व है जिसको मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि वैचारिक धरातल। दूसरा अजमेर की विशेषता रही है, केवल पैसा होना और उसके आधार पर टिकट मिलना या लाना, यह कम से कम बीजेपी की परंपरा तो नहीं रही है। अजमेर ने हमेशा एक गरीब व्यक्ति को आंखों पे बैठाया है। आप मेरे चारों चुनाव को देख लो, चारों चुनाव में तुलना की हो तो पहला चुनाव में नहीं, आपसे पहले की भी तुलना देखी जाए तो हाँ, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। पहले की भी अगर तुलना की जाए तो मोटवानी जी के बाद कुछ नहीं था। नानक राम जगत राय जो थे वो बहुत सिंपल आदमी थे, वो मतलब वो गरीब और आपकी उस डेफिनेशन में फिट है बिल्कुल। तो मैं इसमें सिंपल आदमी मिला। अभी उससे चप्पल में घूमता हूँ, चारों में किसी का चाय पीता रहता हूँ और घूमता रहता हूँ और लोगों आप के चप्पल में घूमते हो, आपकी चप्पल से डरते हैं लोग। मैं कहीं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ईश्वर ने आपकी लात से डरते हैं, नहीं भाई लात नहीं पड़ जाए, देवनाथ जी किक नहीं मार दे। आज तक मैं किक भी नहीं लगाई, इसलिए मैंने गाड़ी तो चलाई होगी, काइनेटिक चलाई है केवल, जिसमें गियर अपने आप चेंज होता है। मैंने निर्जीव को किक नहीं लगाई, तो जीवन में मैं किसको मतलब किक वाली गाड़ी कभी नहीं चलाई। पहले थी तो मेरे पास मोपेड थी, मोपेड में नहीं लगती, उसका लिया तो काइनेटिक लिया, उसका ली तो कार ली, तो जिसमें कहीं किक लगती नहीं। तो जीवन में मेरा स्वभाव नहीं रहा। और मैं कहूँ कि गरीबी की जहाँ तक बात है, मेरी अजमेर में जब जन्म हुआ, मेरे घर पे लाइट नहीं थी। मैंने 10वीं की परीक्षा सुभाष उद्यान दौलत बाग में बिजली के नीचे खंबे के नीचे बैठ के पढ़ाई की है। जीवनों से पिता इस से आए थे, एक एक पैसे के बिस्कुट बेचे, फिर उन्होंने मैट्रिकुलेट करके पोस्ट ऑफिस में उन्होंने नौकरी की, धीरे धीरे पोस्ट मास्टर बने। हमने उस गरीबी को देखा है। और फिर संघ के साथ जुड़ते जुड़ते फिर विद्यार्थी परिषद इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से की, फिर विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े तो राजस्थान भर में, बताओ इनमें से कोई राजस्थान में प्रवास करे, घूमे, 15 घंटे 16 घंटे जनता के दुख दर्द में साथ दे, जनता सर आंखों पे बैठाएगी। हाँ, जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। जीवन शैली सेवा भाव की और अपनाओ। केवल 6 महीने नहीं, 5 साल काम करो तो अपने आप, और साथ में आपका विजन भी होना चाहिए। जैसे अजमेर के बारे आज भी कहीं डिस्कशन होता है, मैं एक शिक्षा के बारे में मेरा विजन था और यूनिवर्सिटियों में हमने परिवर्तन, अब नई शिक्षा नीति जो बनी है, जो उसे एक पार्टिसिपेट था बनाने में, बनाने में मेरा योगदान था। प्रकाश जावड़ेकर के घर पे बैठ के कस्तूरी रंजन के साथ हमने कोई डिस्कशन किया। अच्छा, राष्ट्र स्तर में तो राष्ट्र अभी भी NCPSL है, उसके 2 बार लगातार 6 साल से मेंबर हूँ। केवल भारत भर के 10 मेंबर हैं, उसमें 1 मेंबर मुझे भी नॉमिनेट किया है। तो इस तरह के आप करते हो। मैंने लेख आर्टिकल में पढ़ो, नई शिक्षा नीति पे मेरे 6-7 आर्टिकल छपे हैं, और अभी समाज में भी, इतिहास पे भी छपे हैं, भारतीय संस्कृति पे छपे हैं, मुँह कल्याणी पे अभी अभी रिसेंट आया है, धारसेन पे आए हैं, अखंड भारत पे आए हैं, विभाजन विभीषिका पे आए हैं। मैं कह रहा हूँ काम करने के बहुत अवसर, आप आइए करिए। संगठन की निगाह में अपने आप आएंगे, आपको अपने आप बुला करके आपको दायित्व मिलेगा। जो वो दायित्व दे निष्ठा के साथ करो, किसी के खिलाफ 2 शब्द मत बोलो, वह जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, आपको मित्र बनाती है। संगठन की श्रृंखला आज मैं कहता हूँ अजमेर में आज भाजपा जो मजबूत बनी, ये सबके प्रयत्नों से, सामूहिक प्रयत्नों से बनी है। उसके एकदम छोटे से अंग है उनका बनी है। आपने मेरे लगातार नगर निगम में हम क्यों जीतते हैं, मेरे क्षेत्र से हमेशा पार्षद ज़्यादा क्यों जीतते हैं, तो मैं तो उसमें खुद नहीं लड़ता ना, लेकिन वह पार्टी की जड़ें हमने गहरी करने का रोल अदा किया है। लगातार 6ठी-7वीं बार से हमने रोल अदा किया है। और दूसरा, मैं हमेशा राष्ट्रवाद हिंदुत्व पे विश्वास रखने वाला हूँ, और आज इस समय लहर देश में और अजमेर में वही है। आज भी आप झरनेश्वर में आप उनकी शिव जी की आप ये शोभा यात्रा नहीं निकालने दोगे, और राजस्थान में भी इस प्रकार की बातें करोगे, तो तुष्टीकरण की नीति तो अजमेर वासी कभी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा मोदी जी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व जो चला है उस पर आए, हम सब लोग एक मुख्य को चलें। अभी देखो चंद्रयान पे जाएँ, G20 की बात है, देश को आगे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बने। नहीं तो जो पैसे केंद्र से आते हैं, 186 करोड़ अमृत 2 योजनाएं ठंडे पड़े, जल जीवन मिशन के ठंडे पड़े, तो जो वहाँ से आएगी उसको इम्प्लीमेंट करने का आवश्यक है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए, और राजस्थान बीजेपी की सरकार आए
तो उसमें अजमेर से विधायक बीजेपी का हो और बीजेपी का कौन हो, ये मैं संगठन और जनता में छोड़ता हूँ उसमें। एक और सवाल थोड़ा लकीर से निकल गया। अजमेर की कांग्रेस में देखिए, पॉलिटिक्स, लिविंग पॉलिटिक्स असाइड, अजमेर की कांग्रेस में आपको किस लीडर की कार्यशैली या जीवन अच्छा लगा है आज तक? इधर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजनीति में मैं पिछले 20 साल से हूँ। उसके पहले मैं सामाजिक क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स फील्ड में यूनियन के इलेक्शन लड़वाए, सब काम किया। अब मुझे सौभाग्य मिला कि जो अपने केंद्र के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उनको जोधपुर में उसका चुनाव लड़वाया। अजमेर में भूपेंद्र यादव को चुनाव गवर्नमेंट कॉलेज से लड़ाने का अवसर मिला। कि कालीचरण सराफ को रायसेन का चुनाव लड़ाया। तो मेरे कभी खुद ही नहीं, हम तो भेजते गए। सतीश पूनिया को हमारे विद्यार्थी परिषद से भेज करके हमने राजनीति में भेजा। तो मैं हमेशा पाला कार्यकर्ता करूँगा, लेकिन संगठन ने अब सोचा कि राइट मोमेंट है, इनको लाओ, तो मैं आ गया। और आने के बाद मैंने चैन से नहीं बैठा, लगातार आज तक कर रहा हूँ। आगे भी जो ईश्वर ने तय कर रखा होगा। मैं कांग्रेस के लीडर्स की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के लीडर्स में किसका चरित्र या किसका सभी अच्छे होते हैं। अच्छा लगा आपको? मैं कहता हूँ आज तक एक आदमी मेरे लिए सभी अच्छे हैं। उनकी पार्टी उनके बारे में तय करे, मैं कोई टिप्पणी करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हर एक का जीवन अपना अपना है जीने का, लेकिन कोई व्यक्ति काम करते करते ऐसा कोई काम न करे कि जो समाज हित में न हो, जिसको आम शहरवासी दूसरी निगाह से देखे। राइट। इस प्रकार का चरित्र भी रखना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार भी रखना चाहिए, इस प्रकार के अपने आर्थिक पहलू भी रखने चाहिए। कुछ लोग राजनीति में इसलिए आना चाह रहे हैं कि बनने के बाद हम धंधे करेंगे, अपना पुराना घाटा पूरा करेंगे। ये अजीब सी एक वो कोई लोगों का आज व्यवसाय घाटे में चल रहा है, वो इससे घाटा पूरा करेंगे। कोई लोगों को आ रहा है कि चलो जमीनों का या कुछ उसमें व्यवहार करेंगे, कोई लोग पैसा कमाएंगे, कोई लोग किसी को ओबलाइज करेंगे। राजनीति का लक्ष्य मतलब मेरे यहाँ तो न तो परिवार को कोई व्यक्ति को किसी को मुझे कोई नौकरी देना नहीं, न मेरे को कोई प्रॉपर्टी। पिताजी जो मकान छोड़ गए उसमें आज भी रह रहा हूँ। और मेरे जो कुछ 1-2 प्लॉट मिले, फ्लैट मिले, वो राज्य सरकार ने जो MLAs के लिए दी, वो आज मैंने लिए, खुला खाता है। इसलिए मुझे तो ध्यान है, एक बार मैं जब पहली बार मंत्री बनने के बाद 2-3 साल बाद मेरे पास एक अखबार वाले का फ़ोन आता है, सर आपके ताला लग रहा है, आप ताला खोलो तो हम उसका फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं, मंत्री बनने के बाद क्या क्या बदलाव आए। ओहो। तो मैंने कहा भैया मैं घर की भी भेज रहा हूँ, मेरे अलमारी की भी भेज रहा हूँ, तो दोनों के फोटो खींच लेना, जो तेरे को ले जाना दिखा देना भाई, तो जो कुछ नंबर मैंने अकाउंट से पड़े हैं पैसे। हाँ ये ठीक है आपके जो साहब, आप तो पहले आपके जो नहीं, लोगों की स्थितियां बदल जाती है ना साहब। बनने के बाद लोग अरबपति हो जाते हैं। ये ठीक है, मेरे अरबपति हो जाते हैं। मेरे मकान की वैल्यू। तो आप ये पत्रकारों का देखो, आप इसको अन्यथा न लो, पत्रकारों का काम है, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उस चीज को आपने बहुत एक बात और गई। आप मुझे भी कहो कि मैं जब भरता हूँ तो करोड़पति मेरे भी आएगा। कहीं आएगा कि मेरा मकान 8,000 का प्लॉट पिताजी ने लिया उस जमाने में, और 80,000 मकान बना। आज वो करोड़ों का बन गया तो मेरे नाम से करोड़ों लिखे जाएंगे, तो उसके बाद में करोड़पति थोड़ी बना। तो बढ़िया है ना, बने तो क्या दिक्कत है, लक्ष्मीपति होना चाहिए राजा को, ऐसी क्या बात है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे को जो तनख्वाह मिलती है वो आधी मेरी बचती है। क्या है, जो मेरे को MLA बनता है ना, या जो भी आ जाता है राजनीति के क्षेत्र में, उसमें ये बातें होती है, साहब फलाने होटल बना ली, फलाने ने कॉलेज खोल लिए, फलाने ने ये कर लिया, वो कर लिया, तो क्या हुआ उसमें? आपने बात छेड़ी। आज किसी ने मुझे भी कहा स्वीकार करना चाहिए। आपके 600 करोड़ की कोई होटल है, तो मैंने तो फ्री में हम भी सुनते हैं, तो सही आपका कॉलेज खुला हुआ है। नहीं मैं तो कहता हूँ, मतलब सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ आज ले आओ, उसकी प्रॉपर्टी ले जाओ। तो भैया जिस किसी को मालूम हो वो लिया आ जाओ और प्रॉफिट ले जाओ। ले जाओ, वो मेरे होटल ले जाओ, कोई मना नहीं है। इसीलिए देखो महंगा पड़ सकता है, आप ये बोल रहे हो। हाँ होटल ले जाए ना, मेरे को नाम के होटल होते हैं यार, खुद ही कहता हूँ कोई होटल ले जाओ जिसके। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, सबके सामने व्यवहार भी करता हूँ, मेरी कोई होटल नाम की कोई चीज़ नहीं, और मैं कभी धंधा करता नहीं। मैं आज भी आपके चैनल का मेरा आधी तनख्वाह बचती है, क्यों मेरे को 15 दिन तो लोग ही खाना खिला देते हैं। 15 दिन लोग खाना खिलाते, और 15 दिन मेरा, और खाने का खर्चा कितना होता है? कोई खाने का ज़्यादा खर्चा मेरा है नहीं, कपड़े लत्ते बाकी किसी मेरा कोई खर्चा है नहीं। जीवन मेरा सरल है, स्वभाव है। अब लोग तय करें कि मैं क्या हूँ। चलिए, तो ये थे वासुदेव देवनानी। ईश्वर करे, मेरी शुभकामनाएं आपको, ईश्वर करे आप अपनी सिल्वर जुबली पूरी करें, 5वीं बार आपको विधायक बनता हुआ देखें। फिर और कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात जो आपके मन में रह गई हो कि दर्शकों को कहना चाहें, अपनी तरफ से बताएं। मैं दर्शकों से एक ही बात कहूँगा कि इस समय
मोदी जी का राष्ट्रवाद हिंदुत्व की जो भाव चल रहा है, उस आधार पर राजस्थान में और अजमेर में भी अपना ऐसा विधायक चुने जो सरल सहज सुलभ भी हो और जिसके ऊपर कोई दाग न लगा हो, जिसको लगातार अनुभव भी हो, जो आपकी बात को वहाँ पे पहुँचा करके जो आने वाली सरकार यदि बनती है उसे प्रभावशाली ढंग से अजमेर के लिए विकास के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी ला सके। तो मैंने कहा ना, अभी समय नहीं था, नहीं तो आपके अजमेर के पानी अजमेर की जो एक स्टील की पाइपलाइन है वो हमारे समय आई, और दूसरी स्टील लाइन इनको बनाने के लिए तो 4-5 साल में प्रोजेक्ट ही नहीं बना। तो अजमेर की पानी की समस्या का वो समाधान जैसे 18 में किया, 18 से भी अच्छी स्थिति में हम 23 दिसंबर में या 24 जनवरी में हम जनता को पूरा पानी उपलब्ध करा सकें और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकें। और इन्होंने जो कुछ भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ हम लोग कठोरतम कार्रवाई भी करें, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ के अफसरों ने इस राज्य में पानी लूटा है, चाहे वो अन्ना सागर को छोटा करके लूटा हो, चाहे 7 वंडर बना के लूटा हो, या एलिवेट रोड में कोई गलत डिज़ाइन में किया हो, ऐसे सारे कामों का जांच करा के लोगों को राहत दी जाए। आज अजमेर के लोगों को तो ही चाहिए, एक तो पानी चाहिए और लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स का विकास चाहिए। वो कहेंगे साहब अब तक क्या लाए, ये भाई लाए ना, ये लाने का 10 साल ही। अब मैं कहता हूँ चलो हम लोग कम लाए ज़्यादा लाए, 10 साल कांग्रेस की भी तो सरकार रही, चाहे विधायक वाले विपक्ष का हो, तो कांग्रेस सरकार को किसने रोका था कि तुम अजमेर में प्रोजेक्ट मत दो। आज मैं कहता हूँ अशोक गहलोत सारे काम जोधपुर कर रहा है, अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैं विधानसभा बोला हूँ, अजमेर को एक भी विश्वविद्यालय नहीं दिया, जबकि अजमेर को एक दयानंद यूनिवर्सिटी के अलावा MDS है ना, MDS है, तो दूसरी जगह तो 5-5, 6-6 हो गई। जहाँ जोधपुर में तो 10 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जयपुर में 12 हैं, तो अजमेर के साथ संभाग केंद्र है। ये लगातार बोले, जब मुझे कहा तो उस समय मुझे पहली बार लगा, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज वो यूनिवर्सिटी के तुल्य है, मैं उसको यहाँ पे लिया है, और अजमेर MDS यूनिवर्सिटी के विकास में लगातार इनकी बात को वहाँ मैं कहता रहा हूँ। तो ठीक है, ये थे वासुदेव देवनानी। बहुत जल्द मिलते हैं फिर किसी नए एफिशिएंट इंसान से, किसी नए एफिशिएंट नेता से, हमारे शो कौन बनेगा MLA में। तब तक के लिए धन्यवाद।